हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि कल की आप क्लास देख चुके हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी आज से हम प्रॉपर शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको इस बुक का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। तो ये बुक जो सामाजिक विज्ञान की हमारी सामाजिक अध्ययन की जो किताब है वो हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत और उसके आगे। ठीक है, तो ये पूरी कंबाइंड हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में अब अलग अलग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको इकोनॉमिक्स और है ना, आपको ये सिविक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये अब आपकी कंबाइंड हो चुकी है पूरी, तो ये थोड़ा अच्छा है। और 14 इसमें पार्ट्स में ये आपकी कंप्लीट हो गई है। कोशिश मैं ये करूँगी कि जो पुरानी जो एनसीईआरटी इनकी चलती थी पहले, तो वो मैं उसे भी कवर करा दूँ आपको। तो वो मैं आपको इस तरह से पीडीएफ के माध्यम से कवर करा पाई तो ज़रूर करा दूँगी, नहीं तो मैं आपको जैसे कि मैं बोर्ड पे आपको ना थोड़ा इम्पॉर्टेंट के ज़रिए वैसे कराती हूँ, तो मैं वैसे करा दूँगी, क्योंकि मेरे पास वो दी हुई है, तो उस तरह से भी मैं इसको कंप्लीट करा दूँगी। ठीक है, तो ये कक्षा 6 की है, यानी क्लास 6 की। तो हम बेस से शुरू कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज हम इसमें फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें पूरे 14 चैप्टर हैं, यानी कि 14 पार्ट हैं इसमें। तो इन 14 पार्टों को हम 14 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि और जल्दी कर लें, अगर छोटे छोटे चैप्टर हुए तो। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी ताकि बोर ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि है ना, फिर हमें क्योंकि पूरी 12th तक कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी सोशल स्टडीज़ की। तो ये आपका एलटी ग्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीआईसी की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आपके पेट के एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जीएस भी कवर हो जाएगा इसमें, और जो भी हमारा इसका पार्ट है, क्या कहते हैं, पेट के अंदर जो जीएस आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एलटी ग्रेड में जो सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका इसमें जीआईसी का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जीएस के लिए बहुत अच्छी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो पहला चैप्टर है आज का, अध्याय 1, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, तो ये एक हमारा ज्योग्राफी का लेसन है। तो 3 लेसन इसमें दिए हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है, और ये गोलाकार है। ये सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये जो है आर्यभट्ट ने कहा था लगभग 500, है ना, 500 शताब्दियों में। तो पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, इसमें जल, जीवन, पृथ्वी, अग्नि और वायु है, और ये गोलाकार है। तो गोलाकार भी आर्यभट्ट ने कहा। ठीक है, स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है, ये इसमें पहला कोड दिया हुआ है। अब इसको नीचे हम देख लेते हैं। ये देखिए पूरा हमारा ग्लोब दिया हुआ है इस तरह से, इसमें देखो कैसे ग्लोब पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं कि मानचित्र क्या है, और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, और इसके प्रमुख घटक क्या हैं। ठीक है, निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। तो इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करने जाते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं, अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी, और इसी अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए, और कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। ठीक है, तो ये देखिए हमें इसके बारे में पता चला। तो आप देख सकते हैं, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। यहाँ पर देखिए आवासीय भवन बने हुए हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपकी चिकित्सालय बना हुआ है, ये नगर पंचायत बना हुआ है, ये बैंक बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर संग्रहालय बना हुआ है,
ये आपकी पूरी बाजार है और ये आपका विद्यालय है। ठीक है, तो ये एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ साइड में क्या रहे हैं, समाज का अध्ययन भारत उसके आगे, भारत एवं विश्व भूभाग एवं उनके निवासियों के बारे में हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। किसकी तरह? तो ये देखो यहाँ लाइन इंपॉर्टेंट हुई कि मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो ये दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वो वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। तो किसकी बात करी गई है? इसकी बात की गई है, ये जो दिशाओं वाला है ना, इसकी बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ दिया हुआ है, आइए पता लगाएं। तो पृष्ठ 8 पर दिए गए, ये 8 पृष्ठ था। ठीक है, चिकित्सालय को अंकित कीजिए। नीले रंग से दिए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में, रेलवे स्टेशन में कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? कक्षा के क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों के अलग अलग समूह। ठीक है, तो ये तो नहीं पढ़ना है हमको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बच्चों के लिए है कि किस तरह से उनको क्या क्या चीज़ें करनी है। मानचित्र और उसके घटक, तो हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। ये इंपॉर्टेंट आया। ठीक है, ये एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश है, संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। ठीक है, एटलस को क्या बोलते हैं? मानचित्रावली। ठीक है, मानचित्रों की एक पुस्तक का संग्रह है। एटलस क्या है? मानचित्रावली है, जो कि मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। जैसे कि आप जानेंगे कि मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र होते हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक मानचित्र होते हैं। तो भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र देशों और राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र, तो वो राजनीतिक मानचित्र हो गया। अब बात करते हैं थीमेटिक मानचित्र की। विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में 6.3 में ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, किसी भी मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं, ये याद रखिए। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। ठीक है, प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? ये मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जा सकता है। आइए हम एक लघु नगर के हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। माना कि ये 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि एक स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 में हम भारत के मानचित्र को देखेंगे। ठीक है, नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किलोमीटर लिखा है। सामान्यतः इसका अर्थ ये होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वो भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। ठीक है, अब पता करते हैं कि विद्यालय के खेल का मैदान, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो दिशाएं दी गई हैं, तो इसमें भी आपको उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व को बांट दिया गया है। ठीक है, आइए लघु नगर के मानचित्र के दाईं और शीर्ष पर स्थित चारों तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हैं, और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, तो शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में
अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को अंकित करता है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए इतना डिस्क्रिप्ट में पढ़ा रही हूँ कि जिसको एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से अगर किसी बच्चे को भी पढ़नी है तो वो भी इसमें पढ़ सकता है, इसलिए बोर मत होइएगा, जल्दी पढ़ा रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि आप वो कर रहे हो, बहुत टाइम ले रहे हो चैप्टर पढ़ाने में, फटाफट से हो जाएगा। अगर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे ना तो और इंटरेस्ट जागेगा। अगर हम सीधे पढ़ते जाएंगे ना, बच्चों की तरह पढ़िए, इंटरेस्ट भी आएगा, बोरियत भी नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने ये नहीं बोला कि स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भाई हमने ये सारे बिंदु जो दिए हैं ये बच्चों के लिए दिए हुए हैं, इसको आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने ये टाइम वेस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं प्रतीक चिन्ह के बारे में। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख यानी कि ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह हैं। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर उनके विवरण दर्शाए जा सकते हैं, ठीक है। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझें, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत या भारत के भागों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। उनमें से कुछ चयनित चिन्हों को हम पृष्ठ 11 के चित्र में देखेंगे, ठीक है। तो अब वो बाद में देखेंगे, अब हम थोड़ा सा पता लगा लेते हैं। तो अपने घर ये भी बच्चों के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है। अब थोड़ा सा ये नीचे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये थोड़े से प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। रेलवे लाइन के ये प्रतीक चिन्ह है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो है ये प्रतीक चिन्ह बड़ी लाइन को दर्शाता है। ये जो आपका ऐसे वाला है ये आपका छोटी लाइन की रेलवे लाइन को दर्शाता है। और ये जो पूरा इस तरह से है ये आपका रेलवे स्टेशन को दर्शाता है। इस तरीके का प्रतीक चिन्ह है। तो आप देख के समझ जाओगे कि ये रेलवे स्टेशन है, ये छोटी लाइन है और ये बड़ी लाइन है, ठीक है। अब सड़कों को देख लेते हैं। सड़कों में क्या है, सड़कों में पक्की सड़क आपकी ये 2 डंडे वाली हो जाएगी और कच्ची सड़क आपकी ये डॉट 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 वाली है, ठीक है। तो ये पक्की सड़क हो गई, ये क्या हो गई, कच्ची सड़क हो गई, ठीक। अब बात करते हैं सीमा की। तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, ये आपके राज्य हो गए और ये आपका ज़िला हो गया, ठीक है। ज़िला में आप सिर्फ डॉट डॉट देख सकते हो, राज्य में आप डॉट के बीच में आप ये सर्कल देख सकते हैं, मतलब बिंदु डॉट्स लगे हुए हैं। और ये इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय में आप 2 डॉट देखोगे, मतलब स्टार्टिंग ही डॉट से हुई है, ठीक है। इस तरह से ये हो गई सीमाएं। अब नदी, कुआं, तालाब, नहर और सेतु देख लेते हैं। तो नदी भाई ये हो गई, ठीक है। कुएं में आपका ये बड़ा सा एक ब्लैक सर्कल आ गया। तालाब इस तरह से दिए हुआ है, ठीक है। नहर आपकी ऐसे दी हुई है, नहर है उसके ऊपर आपकी रोड बनी हुई है। और सेतु आपके इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका सेतु का प्रतीक चिन्ह हो गया। अब मंदिर देखो इस तरह के बनाए गए हैं। गिरजाघर में इस तरह का प्रतीक चिन्ह है। मस्जिद आपकी इस तरह के प्रतीक चिन्ह में और छतरी आपकी इस तरह के प्रतीक चिन्ह में आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डाकघर, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय और पुलिस स्टेशन देखो। तो डाकघर आपका ये पीओ हो गया, डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय पीटीओ हो गया और पुलिस स्टेशन आपका पीएस हो गया। अब बस्तियां और कब्रिस्तान देख लेते। तो बस्तियों के लिए इस तरह का प्रतीक चिन्ह दिया गया और कब्रिस्तान के लिए ऐसे प्रतीक चिन्ह दिए गए। वृक्ष और घास देख लेते। तो वृक्षों के लिए इस तरह से आपका प्रतीक चिन्ह है और घास के लिए इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रतीक चिन्ह देखे। तो ये प्रतीक चिन्ह जो हैं वो उपयोग किए जाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग कैसी है, गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर क्या है, थोड़ी सी चपटी है और हम इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि उसके
पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हों। उसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि किनारों को तोड़े बिना आप ये नहीं कर सकते। अब एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया। ये पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई वो भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। हम यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान गोलाकार होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसकी कुछ विशेषताओं का पता करें। क, निर्देशांकों समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्तियों में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार में एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। अतः आप इसे किस प्रकार का निर्देश देंगे? प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर शाम 6 बजे मुझसे मिले। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। अब शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य स्थानों पर अक्षर और दोनों ओर के बीच अंक लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो उस तरीके से इसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको काले पक्ष की ओर खेलना है, ठीक है, ये हो गया। चलो, इन दो उदाहरणों में प्रयुक्त प्रणाली को निर्देशांक प्रणाली कहा जाता है। इनके दो निर्देशांकों की सहायता से स्टेशनरी की दुकान के साथ साथ शतरंज के पटल पर वर्गीकृत को भी ठीक ठाक निर्धारित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको भी छोड़ देते हैं। तो मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण के लिए निर्देशांकों को इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांश की। तो ग्लोब को फिर से देखते हैं और इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, जब ये घूम जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विस्तृत वृत्त होती है। इस वृत्त को पहचानिए जो इसे चिन्हित करता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर मान लीजिए हम खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। अक्षांश क्या करता है? भूमध्य रेखा से इसी दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक, इस प्रकार की रेखा को अक्षांश यानी कि समानांतर कहा जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर एक सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विस्तृत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए वृत्त क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है? जगह कम है, यानी चपटी है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे छोटे हो जाएंगे वृत्त। ठीक है, और अगर हम भूमध्य रेखा के पास है तो वहाँ के वृत्त क्या होंगे? बड़े होंगे। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो पूरब से पश्चिम रेखा खींची जाती है वो आपकी कौन सी रेखा होती है? वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांशों को अंशों यानी किस में नापते हैं? हम डिग्री में नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। परंपरागत रूप से विस्तृत वृत्त से अक्षांश 0 डिग्री यानी कि 0 अंश है, जबकि दो ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 डिग्री अंश उत्तर और 90 डिग्री अंश दक्षिण है। जैसे 90 डिग्री उ और 90 डिग्री द के रूप में लिखा जाता है इनको। ठीक है, अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, जिसे कि उष्ण कहा जाता है। तो गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण कहते हैं। ठीक है, होती है। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तब अक्षांश की डिग्री क्या होती है? बढ़ती जाती है और जलवायु क्या हो जाती है? शीतोष्ण हो जाती है, यानी कि ठंडी। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत यानी कि ठंडी होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और यह भी कि हम एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। चलिए, तो ये देखो पूरा हमारा ग्लोब दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये उत्तरी ध्रुव है ऊपर, यहाँ पर यूरोप है आपका, ये आपका एशिया है, यहाँ पर हमारा भारत है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक, यहाँ पर देखो अटलांटिक महासागर दिख रहा है,
ठीक, ये हिंद महासागर है, ये पूर्वी देशांतर है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका पश्चिमी देशांतर है इधर। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। ये ग्लोब अक्षांशों के समानांतर और देशांतरों के याम्योत्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी ये भूमध्य रेखा है, इसी के साथ साथ ये सारी अक्षांश रेखाएं गई हैं, और ये जो जा रही हैं, एक सेकेंड, ये जो जा रही हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे वाली। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं अब आपकी उत्तर से दक्षिण जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, और अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए आप कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए, आप पाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं, और दूसरी एक समान होगी, और दूरी क्या होगी, एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरी याम्योत्तर यानी कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये अर्धवृत्त है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं, मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, आप विज्ञान में ये भी सीखेंगे कि पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है। इसे सरलता से समझने के लिए एक टेबल लैंप को अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखो और कल्पना करो कि ये सूर्य है और जो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। ग्लोब को पूर्व की ओर घुमाने पर हम देखते हैं कि पृथ्वी कुछ स्थानों पर प्रातःकाल है और कुछ स्थानों पर मध्याह्न, शाम और रात्रि है। जब एक देश में प्रातः नाश्ते का समय होता है तो अन्य देश में मध्याह्न यानी कि भोजन का समय होता है दोपहर का, और किसी तीसरे देश में लोग रात्रि का भोजन कर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इसी कारण है कि स्थान के देशांतर के माप के द्वारा हम उस स्थान के समय को भी मापेंगे। ठीक है, तो देशांतर से हम समय को भी माप सकते हैं। देखें कि ये कैसे होता है। तो देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख याम्योत्तर कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच याम्योत्तर भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के एक क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली याम्योत्तर प्रमुख याम्योत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी, और इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि 0 डिग्री देशांतर आपका कहाँ है, इंग्लैंड में लंदन के निकट एक ग्रीनविच में। ठीक है, वहाँ पे आपकी प्रमुख याम्योत्तर है। ठीक है, यदि आप ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। पश्चिम हो या पूर्व, इसका मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक बढ़ता है, तथा इसमें पश्चिम के लिए प और पूर्व के लिए पू वर्णों को जोड़ा जाता है। उदाहरणतः पूर्णांक का प्रयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर 74 डिग्री पश्चिम है, जबकि दिल्ली का 77 डिग्री पूर्व है, और टोक्यो का 140 डिग्री पूर्व है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बातें इसमें देख लीजिए। जैसे कि आप देशांतर के याम्योत्तरों को ग्लोब पर देख सकते हैं, 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूर्व एक ही देशांतर है, इसलिए इस देशांतर को प या पू ना लिखकर 180 डिग्री ही लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं अक्षांश और देशांतर मिलकर एक स्थान के 2 निर्देशांक होते हैं। ठीक, इनके साथ आप अब पृथ्वी पर किसी स्थान का पता लगाने में सक्षम हैं। इस प्रकार जब ये कहा जाता है कि दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी और अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। यद्यपि ये डिग्री अनुमानित रूप से पूर्ण है किंतु सटीक नहीं है। नीली रेखाएं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तर को दर्शाती हैं। ये सभी रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाती हैं, जिन्हें ग्रिड रेखाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड रेखाएं। तो ग्रिड रेखाएं क्या हैं? अक्षांश और देशांतर के याम्योत्तरों को दर्शाने वाली रेखाएं जो है वो ग्रिड रेखाएं हैं। ठीक है, चलिए आइए पता लगाएं। तो यहाँ भाई कहा जा रहा है कि मुंबई, कोलकाता, सिंगापुर और पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास करिए। तो देखो भाई, ये आपकी ग्रीनविच याम्योत्तर दी हुई है। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा दी हुई है। ठीक, ये आपका इधर आपका पश्चिमी गोलार्ध है।
और ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। तो ये अगर पश्चिमी गोलार्ध है तो ये तो पूर्वी गोलार्ध हुआ, ठीक। ये अगर उत्तरी गोलार्ध है तो ये हो गया भाई दक्षिणी गोलार्ध, ये तो हुआ, ठीक है। तो भाई प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांट देती है, और भूमध्य रेखा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है, ठीक है, पृथ्वी को। वास्तव में ग्रीनिच याम्योत्तर पहली ज्ञात प्रमुख याम्योत्तर रेखा नहीं है। अतीत में अन्य प्रकार के याम्योत्तर भी थे। वास्तव में यूरोप में अनेक शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था, और यह उज्जैनी यानी कि वर्तमान उज्जैन के मध्य से गुजरती थी, ठीक है। उज्जैन अनेक शताब्दियों तक खगोल विद्या का एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध खगोलविद वारामिहिर भी यहाँ रहे और अपना कार्य किया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और जानने योग्य चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बताई। भारतीय खगोलविद शून्य और प्रमुख याम्योत्तर सहित अक्षांश और देशांतर से परिचित थे। उज्जैनी याम्योत्तर सभी भारतीय खगोलीय ग्रंथों में गणनाओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ बन गया था। इस मानचित्र में उज्जैनी याम्योत्तर के निकट के कुछ प्राचीन शहरों को दर्शाया गया है। कुछ शहर इसके अत्यधिक निकट हैं जबकि अन्य कुछ दूरी पर हैं। ऐसा इसलिए है कि देशांतर को मापने के लिए सही समय रखना आवश्यक है, और ये वर्तमान की तुलना में तब उतना सटीक नहीं था, ठीक है। ये देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पर देखो 75.8 डिग्री पूर्व है ये, ठीक है। यहाँ पर आप कुरुक्षेत्र देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली है, ये रोहतक है, रोहितक या रोहतक, ये मलवंगार नगर है, यहाँ पर कोलकाता है, ये उज्जैनी और उज्जैन है, ठीक है। और इसके नीचे आप महिष्मती यानी महेश्वर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा भारत का मैप है, आप देख रहे हो। हाँ, यहाँ पर मुंबई है, ठीक है, ये महिष्मती महेश्वर, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये बेंगलोर है, ठीक है। और ये आपके प्राचीन नगर रहे हैं, ये जो पुराने हैं दिख रहे हैं, और आधुनिक नगर आपके ये सारे, और यहाँ पर कन्याकुमारी, ठीक है। तो उज्जैनी प्रमुख याम्योत्तर का प्राचीन खगोल विद्या में उपयोग किया जाता था, ठीक है। नगरों का खगोलीय ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और इस याम्योत्तर पर है। नगरों के आधुनिक नाम इनके प्राचीन नामों के साथ मैंने आपको दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा भारत का मैप है। तो ये देखो हम यहाँ पर 90 डिग्री पूर्व रेखा ये है, 80 डिग्री पूर्व ये है, और 70 डिग्री पूर्व ये है, ठीक है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री उत्तरी है, 20 डिग्री उत्तरी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये ऊपर, ये वाला है ना, देख रहे हो आप कैसे बटा हुआ है ये पूरा। 10 डिग्री इधर है, 10 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री, ये तीन जो हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ से ही हमारी कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री से, ठीक है। तभी ये बीचों बीच से इसको काट देती है भारत को। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित ये मानचित्र अक्षांशों और देशांतर के याम्योत्तरों के कुछ समानांतरों के साथ दर्शाया गया है। भारत का अक्षांश लगभग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है, और देशांतर लगभग 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है, भारत का अक्षांश कितना है, 8 डिग्री उत्तर से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और देशांतर कितना है, 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। समय क्षेत्र और टाइम जोन को समझना। तो ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व को घुमाइए। सभी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर आपका 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा जो है 15 डिग्री है, तो 15 गुणे 24 यानी कि 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के याम्योत्तरों को अंकित कीजिए। मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व तक, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं, और इसी प्रकार 15 डिग्री क्या करते हैं, जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुँचते हैं। यदि ग्रीनविच पे
ग्रीनिश पर दोपहर के 12 बजे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री याम्योत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता रहता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे है तो स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 2 बजे होंगे और इसी क्रम में समय आगे बढ़ता जाता है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्राप्त 11 बजे है तो 30 डिग्री पर क्या होगा 10 बजे होंगे, यानी 1 घंटा माइनस हो जाएगा। इसी क्रम में समय क्या हो जाता है, घटता जाता है। अब देखो यहाँ देख सकते हो 15 डिग्री हम पूर्व में जा रहे हैं, इधर पूर्व में, ठीक, तो क्या हो रहा है 1 घंटा प्लस हो रहा है। यहाँ 12 बजा, यहाँ प्लस होके 1 बज गया, फिर 1 घंटा प्लस हुआ 2 बज गया, फिर 1 घंटा प्लस हुआ 3 बज गया। अब लेकिन हम यहाँ से पश्चिम में जा रहे हैं तो माइनस होगा, यहाँ 1 घंटा माइनस हो गया, 11 बजा, यहाँ 1 घंटा माइनस हो गया, 10 बजा, यहाँ 1 घंटा माइनस हो गया, क्या बजा 9 बजा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इस ग्राफ में मुख्य याम्योत्तर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय को दर्शाया गया है। प्रत्येक रंग एक याम्योत्तर पर केंद्रित 15 डिग्री का एक क्षेत्र है। ठीक, अब थोड़ा सा पता करते हैं। एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर गुजरात में और दूसरा तिनसुकिया में बैठे हुए फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है, जबकि पोरबंदर वाला मित्र चकित होकर कहता है लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है। बताइए कि ऐसा क्यों? क्योंकि गुजरात आपका क्या है, पश्चिम में है और असम किधर है, पूरब में है भारत के, इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जल्दी दिन ढल गया और पश्चिम में सूर्य डूबते हैं तो पश्चिम में क्या होता है, पश्चिम में ज़्यादा अभी रोशनी है तो दिन है अभी वहाँ पे। ठीक है, तो स्थानीय समय के अंतर की गणना है। ठीक है, इस विधि पर पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनिच, जिसे ग्रीनिश टाइम मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है, पर स्थानीय समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, अब गुजरात और असम में बैठे 2 मित्र पुनः चर्चा करते हैं कि स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए यह सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। ठीक है, विश्व मानचित्र पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं को उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़े यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका क्या है, एक ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका मैप। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन हम पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में एक चैप्टर तो हमें ख़त्म करना ही करना है। चैप्टर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसको पूरा कंबाइंड कर दिया गया है तो चैप्टर तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, तो GMT देखो आपकी दर्शाई गई है और हमारा भारत यहाँ पर है, तो 5.5 घंटे हम आगे हैं। ठीक है, GMT से। स्पष्टीकरण से ये प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है और ये हर एक देश में एक जैसा नहीं होता। ठीक है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं और रूस में कितने हैं, अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं, रूस में 11 समय क्षेत्र हैं, जिसका अर्थ ये है कि पूरब से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ समन्वय के लिए आपको अपनी घड़ी को 10 बार पुनः समायोजित करना पड़ेगा। ठीक है, भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GMT के संबंध में मानक समय दर्शाता है। क्यों? क्योंकि कनाडा, अमेरिका आपका विशाल है ना, आपका रूस विशाल है, तो यहाँ पे टाइम जोन आपके अलग अलग तो हैं ही। ठीक है ना, आप देख सकते हो रूस में 12 टाइम जोन, 11-12 टाइम जोन है, इसमें आपके 6 टाइम जोन है, तो ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ग्रीनिश पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर इसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है और इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है।
ठीक, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना ज़रूरी है। यदि आप पूर्व की ओर से यात्रा करते हुए इसे पार करते हैं तो आप एक दिन मान लीजिए सोमवार से रविवार, ठीक है, घटाएंगे। यदि आप पश्चिम की ओर इसे पार करते हैं तो आप एक दिन रविवार से सोमवार जोड़ेंगे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन ये कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती है। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो GMT देख सकते हो आप कहाँ पर कितना GMT करना है आपको। तो आप भारत का देख सकते हो 5.5 यानी 5.5 घंटे का है ना, 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6.5 घंटे का है, यहाँ पे 7 घंटा है, यहाँ पर 8 घंटा है, यहाँ पर 7 घंटा है, यहाँ पे 9.5 घंटा है, यहाँ 10 घंटा है, यहाँ पे 11-12 घंटे हैं, कहीं पे तो माइनस भी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र चाहे वो छोटा हो या बड़ा को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसको अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली भूमध्य रेखा के समानांतर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य याम्योत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में एक दिन का परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं दी हुई हैं। मुहाना क्या होता है? तो मुहाना वो है जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, वो स्थान जहाँ नदी जो है वो समुद्र में मिलती है वो मुहाना कहलाता है। ठीक है, तो इस पाठ्य पुस्तक में क्या है, किलोमीटर का पैमाना, नर्मदा नदी की मुहाने से गंगा नदी की मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना करनी है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। क्रियाकलाप पर परियोजनाएं बनानी है। यहाँ पर देखो, पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाइए। वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं, तो कौन सा समय है भाई? GMT यानी कि ग्रीनविच टाइम। मानचित्र में एक वृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना क्या कहलाता है? प्रतीक चित्र कहलाते हैं ना। एक सुविधाजनक गोलाकार वस्तु, ये दोनों मिलकर किसी स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं। क्या? देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप क्या कहलाती है? इस सारे इसमें ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो ये हमने चैप्टर अपना जो है कंप्लीट कर लिया है। प्रमुख याम्योत्तर कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ये चैप्टर ख़त्म हो सकता है और अब हम करेंगे कल अपना सेकेंड वाला चैप्टर। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही। और अगर हम एक चैप्टर ऐसे फिनिश नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत लंबी खिंच जाएगी। और 6th क्लास के बाद हमें 7th क्लास पढ़ना है, फिर 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, फिर 12th क्लास तक हम जाने वाले हैं। तो 6 से स्टार्ट करिए मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे आप? वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक, और स्टडी विद
NO के साथ कनेक्टेड रहिए और आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा मेरा वीडियो लगा, कैसा पसंद आया कि नहीं आया। कुछ अगर सुधार करने हैं तो उसके भी बारे में बताइएगा। यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और NCERT में पूरी कंप्लीट कराऊंगी, बिल्कुल भी बीच से बंद नहीं करने वाली हूँ तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।